श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल में हम बात कर रहे थे रीतिबद्ध कवियों के बारे में। और रीतिबद्ध कवियों को पढ़ते पढ़ते आपको जैसे कल पता ही है कि हमें क्लास अधूरी छोड़नी पड़ी। माताजी की तबीयत खराब थी, उनको खांसी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अब बाकी वाला टॉपिक छोड़ दिया जाए, परंतु पद्माकर जी बाकी रह गए। रीतिबद्ध कवियों के अंदर हमने पढ़े हैं केशवदास जी को, फिर सेनापति जी को, फिर देव को, फिर भूषण जी को और मतीराम जी को पढ़ा है। अब हमारी बारी आती है पद्माकर जी को पढ़ने के लिए। चलिए बिना समय गंवाएं आपके हमारे सेवा में प्रस्तुत हैं। तो पद्माकर जी के बारे में हम जानते हैं 1753 ईस्वी इनका जन्म काल, बांदा में जन्म हुआ था इनका। और प्रश्न संभावित एरिया कोई पकड़ना है हमें तो बांदा और अवध के नवाब, तीसरी लाइन में आ जाइए। बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी हिम्मत बहादुर के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर वीरदावली लिखी। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रंथ इस प्रकार है। कौन से प्रकार है? जगत विनोद, पद्मापुराण नहीं पूछा जाएगा, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। तो याद कौन से करने हैं? एक तो गंगा लहरी याद कर लो, जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है इसको याद कर लो, और हिम्मत बहादुर वीरदावली याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो पद्माकर जी के तीन ग्रंथ हमने पढ़े हैं, जगत विनोद, गंगा लहरी और हिम्मत बहादुर वीरदावली। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर जी भी मतीराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयिता और सहजता के कारण लोकप्रिय है। इनकी जो भाषा है, पद्माकर जी की जो भाषा है, तो उनकी प्रवाह, उसमें एक प्रवाह है, सहज है। और वो किसके बराबर था? वो मतीराम जी के भी बराबर था। जैसे मतीराम जी के हमने ऊपर दोहे पढ़े हैं, देखिए कितनी भाषा एकदम प्रवाह के रूप में चलती है। किंतु 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 पद्माकर जी की कविता श्रृंगार, रीतिकाल का लक्षण, भक्ति काल का लक्षण और वीरता आदिकाल का लक्षण, तीनों यानी पद्माकर जी की कविता तीनों भूमि पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। यानी कि इस रीतिकाल के अंदर भी पद्माकर जी जो है वो श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों को एक समान अधिकार के साथ रस का संचार कविता के अंदर कविता इस प्रकार करते हैं कि तीनों में समान रूप से रस का संचार होता है। तो विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्धहस्त थे। और शुक्ल जी के शब्दों में इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। एक रूपता, अनेक रूपता, ध्यान रखिएगा जी। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। अनेक टॉपिक पे बनाना, एक क्षेत्र अपना विस्तृत लेना, और जो श्रृंगार, जैसे इसमें एक रूपता तो हमारे रीतिकाल में आई गई कि केवल श्रृंगार पे लिखे गए। एक हमारे भूषण जी हैं जिन्होंने वीरता के ऊपर लिखे, परंतु पद्माकर जी की देखो अनेक रूपता कैसे आएगा। देखो श्रृंगार, वीर, भक्ति तीनों के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। बिल्कुल जी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है वो आगे बताएंगे। पद्माकर जी के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, यानी कि थोड़ी एक ज्वाला टाइप में विदग्धता भी मिलती है, किंतु वह कविता के केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भावों को रंजित करने की प्रतिभा थी। अब बिहारी जी से तुलना कर दी। एक बार तो मतीराम जी से तुलना की तो उन्होंने कहा भाव की प्रवाहमयिता और भाषा और भाव की प्रवाहमयिता के कारण लोकप्रिय। इधर बिहारी के साथ तुलना की तो बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं के द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी। इनमें चमत्कार प्रियता है जो नहीं के बराबर मिलती है। इनमें पद्माकर जी में चमत्कार प्रियता नहीं के बराबर मिलती है। बिहारी तो ज़्यादा चमत्कार का यूज करते थे। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम। पद्माकर की वीर रस की रचनाओं में भूषण की तरह वीरोचित ओज तो है, ठीक है, और किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। ऊपर मतीराम जब आएंगे तो मतीराम के साथ क्या है? भाषा और भाव की प्रवाहमयिता। और बिहारी के, अगर बिहारी आ गए तो बिहारी के साथ में क्या आएगा? समुचित बाह्य चेष्टा द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करना। अब यहाँ पर पद्माकर जी की एक और बात बताई गई। पद्माकर की वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह वीरोचित ओज है, किंतु भाषा भी व्यवस्थित है। भाषा व्यवस्थित है, ओज है परंतु भाषा व्यवस्थित है। पद्माकर जी की गंगा लहरी में शांति चाहने वाले मन की गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखाई देती है।
पद्माकर जी की गंगा लहरी में शांति चाहने वाले मन की और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखाई देती। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। तो बुंदेलखंडी साहित्य जो इन्होंने लिखा है, कविताएं लिखा है, तो ये पद्माकर जी बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अपना एक स्थान रखते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये, अब देखिए पद्माकर का मुख्य जो प्रिय छंद है वो है सवैया। सवैया से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी, फागु की वीर अबीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, बाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की जोरी, छीनी पीताम्बर कमर ते सुविदा दई मीडी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खिलन होरी। क्या मतलब हुआ जी, देखिए कितना सुंदर सवैया लिखा है इन्होंने। अब सवैये वगैरह हम सब पढ़ेंगे काव्य शास्त्र में, परंतु अभी इसका अर्थ आप देखिएगा। फागु की बीर, फागन लग चुका है, बीड़ है, अबीरन, ठीक है ना, उसमें गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, जो हमारी गोपियाँ हैं वो गोविंद को, छोटा सा गोविंद है, नन्ना सा छोटो सा मेरे बदन गोपाल, उसको पकड़ के अंदर लेके चली गई। पाई करी जो मन में आया है ना, मन की पद्माकर जो मन में आया, उनके जो ऊपर नाई अबीर के ऊपर पूरी अबीर यानी गुलाल की उन्होंने जोड़ी ही डाल दी। छीनी पीताम्बर कमर थे शू, ठीक है, कमर पे जो पीताम्बर जो एक वो फेटा बांधा हुआ रहता है कमर को कसने के लिए, वो खींच लिया, और विदा दई मीड़ी कपोलन रोड़ी, और मुंह को जैसे ये मीड़ देते हैं ना बच्चों को ऐसे ऐसे करके, तो मीड़ी की कपोलन गालों को थोड़ा सा मसल दिया उन्होंने। नैन नचाती है, कहती है मुस्का के लला और अन्ना खेलने के लिए हमारे साथ होली। देखिए जी कितनी भाषा की प्रवाहमयता है। जब हमने कहा था, इन्होंने कहा था भाषा की प्रवाहमयता, देखिए जी मतीराम के समान भाषा की प्रवाहमयता के कवि है, ठीक है जी। और शुक्ल जी के शब्दों में इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा जी। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी। तो देखिए नैन नचाए कहीं मुस्काए, आंतरिक भाव व्यंजित करने की प्रतिभा तो है, और पद्माकर में भूषण की तरह विरोचित ओज है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। तो एक ये जो दोहा है इससे कई चीज़ें ये स्पष्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम गंग के बारे में। 16वीं शताब्दी गंग, गंग अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है जी। गंग जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे, ये रहीम जी के मित्र थे, और गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया। क्यों लिया है? कारण कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भये कवियन के सरदार। तुलसी और गंग दोनों हुए हैं जो कवियों के सरदार हुए हैं, इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान लगाया जा सकता है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, अकबर का जो टोडरमल था नवरत्नों में शामिल था। तो टोडरमल जी जो थे हमारे तुलसीदास जी के परम मित्र थे, जिन्होंने तुलसीदास जी की काफ़ी मदद की, उनको ज़मीन खरीद के दी थी अपना आश्रम वाश्रम बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ कहते थे तुलसीदास जी को, उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। तो गंग भी उसी समय के थे, ठीक है। तो दोनों सुकविन के सरदार, ठीक है, कवियन के सरदार, तो सामने स्पष्ट है। इसी के कारण कवि समाज के बीच इनका स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी कविताएं प्रधानतः श्रृंगार की है, दरबार में थे, इसीलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी, ठीक है जी। प्रधानतः तो रीतिकाल श्रृंगार की ही चलेगी, रीतिबद्ध है, हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रधान तो श्रृंगार की है, दरबार में थे इसलिए, क्योंकि दरबार में तो रीति वही चलेगी, श्रृंगार की चलेगी, दूसरी तो चलने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो मनोरंजन के लिए चाहिए, राजा महाराजों को सुनाओ, ठीक है, उनका मनोरंजन करो और अशरफिया पाओ। अशरफी का ही समय था ये कि भाई अपना आजीविका के लिए क्या करना है, तो दरबारी साहित्य रचा गया। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है ये दरबारी साहित्य, मनोरंजन के लिखा हुआ साहित्य, ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति में आती है। तो इसीलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से रीतिकाल के कवि ही ठहरते हैं। गंग का एक कवित्व इस प्रकार, गंग ने कवित्व लिखे, तो कवित्व क्या है? जुकत कृपान मैदान जियो उदूत बावनु एकन ते एक मानो सुषमा जरद की, कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगी, फूटी गजदरा जो शरद की। ऐते मान सोनीर की नदियाँ उमड़ चली रही, न निशानी कहूँ मही मैं गरज की। गौरी गैयो गिरिपति गणपति गैयो गौरी गौरीपति गई पूछ लपकी बरद की। तो गजानन जी और गजानन जी का भी लास्ट में उल्लेख है,
हम ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है, नहीं इसका अर्थ क्या है। हालांकि इतना बड़ा कवि तो नहीं पूछा जाता। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख रीति सिद्ध कवि। प्रमुख रीति सिद्ध कवि में एक ही नाम आता है जो प्रतिनिधि हैं इनके, बिहारी। तो 1600 बहुत ही याद रखना आसान है कि बिहारी लोग जो होते हैं वो अब हमारे आसपास में क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है जहाँ हम रहते थे। तो उस समय क्या है कि यहाँ पर लोग एक हाजिरी मांगते थे कि भाई हम महीने भर में काम करेंगे। मैं छोटा था पहले, मैं भी मजदूरी करता था। फिर साथ साथ में पढ़ने लगे, तो पढ़ते 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 बस अब सब कुछ अच्छा ही हो गया। तो बिहार हमारे पास पास में जो बिहारी पढ़ते थे, हमें तो भाई पैसे कम लगते थे कि भाई महीने का क्या 2400 रुपये देते हो आप। एक महीने के 2400 रुपये पगार मिलती थी, यानी कि 60 रुपये रोज़ की, 6×18 कितने हो गए, 800 रुपये रोज, है ना, 80 रुपये रोज़ के मिलते थे। और ये बिहारी लोग होते थे, वो 1600 रुपये में भी काम कर देते थे कि कोई बात नहीं जी, हमें तो 1600 रुपये दे दो, पूरे मंथ हम काम करेंगे। बहुत सस्ता भी था सब कुछ उस समय। बाकी मैंने भी काम किया, 2400 रुपये पर मंथ के, पर मंथ में मैंने काम किया है बिहारी रीति काल के। अब चलिए आगे चलते हैं जी। याद हो गया आपको बिहारी का जन्म कब हुआ था, 1663 ईस्वी। बिहारी रीति काल के प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि है, रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। रीति काल के रीति काव्य जो है उसमें प्रतिनिधि कवि कहा जा सकते हैं, प्रमुख रीति सिद्ध कवि, उसमें बिहारी रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि कहा जा सकते हैं। उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है, काव्य रीति, क्योंकि रीति सिद्ध है ये। वह जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उनका वहाँ अच्छा सम्मान था। आपको पता है कि जयपुर के जो दरबारी जयसिंह जी थे, तो वो एक बार अपनी नव विवाहिता रानी के साथ बहुत लंबे समय तक बातें बातें में व्यस्त थे। 1 सप्ताह 10 दिन तक बाहर नहीं आए, तो उन्होंने एक दोहा लिखा था। तो दोहा क्या था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इस काल। अब अली अली कली से ही बंध गई हो तो आगे कौन हवाल। भाई तुम्हारे राजकार का क्या होगा, अभी तो बहुत छोटी है वो, थोड़ा बख्श दो राजा महाराजा, आओ अपने काम पे लग जाओ। राजा जी थे, राजा जी सुनते ही इतने प्रसन्न हुए, हाथों हाथ सब कुछ छोड़ के बाहर आ गए कि हाँ जी, इसके पीछे मेरा कामकाज भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बिहारी के यश का आधार सतसई है, सतसई है 713 दोहे है इसके अंदर। सतसई इतना कम लिखकर इतना यश, इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को ही मिला होगा, बिल्कुल बिल्कुल मिला है जी। और बिहारी सतसई की लोकप्रियता का ये हाल है कि इसकी 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी है और ये काम अभी भी जारी है। बिहारी मूलतः श्रृंगार की कवि है, बिल्कुल जी, श्रृंगार के अलावा तो दूसरा कुछ सोचा ही नहीं है इन्होंने। यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के कहीं कहीं मार्मिक दोहे थोड़े थोड़े रच दिए हैं, परंतु मूलतः तो ये श्रृंगार के ही हैं। बिहारी के श्रृंगारिक दोहों में सामंती जीवन के वैभव विलास ही चित्रित नहीं है, वह सामान्य गृहस्थ के भी दैनिक जीवन के भी सरस चित्र खींचते, ये आपका कथन कारण बन जाएगा। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में जी सामंती जीवन का वैभव विलास चित्रित है, ठीक है जी। उनके दोहों में सामान्य गृहस्थ के भी दैनिक जीवन के सरस चित्र मिलते हैं, बिल्कुल। मूलतः श्रृंगार के कवि है, मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, और उसमें भक्ति और नीति के मार्मिक दोहे रचे गए। देखिए दोनों तरफ आपके कथन और कारण, जब नेट के एग्जाम दोगे, जब ये प्रश्न जब सामने आएगा तो याद आएगा, चलो धीरेन्द्र कुमार सर ने बता दिया कि चलो ये तो आना ही है। और फिर आपके अंदर से धन्यवाद वगैरह जो भी निकलना है, भाई बढ़िया है, पढ़िए आप तो खूब पढ़िए। और कोशिश यही करता हूँ कि अपनी भाषा में समझाऊँ। बड़ी बड़ी कोचिंग लेके जो बंदे बैठे रहते हैं, अपना समय खराब करते जाते हैं आते हैं, तो यहाँ पर आपको निःशुल्क और इतना डीपली एक एक शब्द में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको याद कीजिए, इसके बाद में सारी किताबें चलेंगी, तो आप बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। खूब आशीर्वाद मिले आपका भी, हमें भी, और मेरा भी आपको मिले। चलिए जी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही चलता है ना। तो उन्होंने देवर, भाभी, जेठ, ननंद, सास, पड़ोसन, वैद्य, ज्योतिष, खेत, बाग, सरोवर, संदर्भ के सभी के संदर्भ में श्रृंगार के सरस चित्र खींच लिए। कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं उन्होंने सब जगह जो जितने भी क्षेत्र हो सकते वो सारे क्षेत्र ले लिए उन्होंने दैनिक जीवन के। अब ये सारी चीज़ें दैनिक जीवन में भी आई है। बिहारी का विषय सीमित है, परंतु आधार फलक सीमित नहीं है। विषय सीमित कर लिया, आधार, उसको आधार में कैसे मिला है। बिहारी बहुज्ञ थे, बहुत ज़्यादा जानकार रखने वाले थे, और उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचना में किया है। अब बिहारी के विषय क्या सीमित हैं, विषय में क्या है, श्रृंगार के कवि हैं, और विषय में इन्होंने क्या किया, सामंती जीवन लिया और गृहस्थ लिया,
और गृहस्थ सामंती जीवन को लेके जो दोहे, अब विषय सीमित हो गए, 3-4 जो विषय है वही हैं, परंतु उनमें उनका आधार, अब आधार कैसे रहेंगे, जैसे देवर भाभी है, सास ननद पड़ोसन है, दूध वाला सब्जी वाला चाय वाला, ये सब इसके आधार हैं। तो आधार फलक इनके सीमित नहीं है, बहुत कुछ ले लिया, ठीक है ना जी। तो गृहस्थ के अंदर जब खेत बाग भी आता है, सरोवर भी आती है, नायक का पानी लेने जाती है, सब कुछ इन्होंने खींच लिया कि सरस चित्र खींच लिया जाए। तो आधार उनका सीमित नहीं है। बिहारी बहुज्ञ थे, बहुत जानकारी रखने वाले थे, उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी उपयोग अपनी रचना में किया है। एकाध दोहों में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने या नीति का पालन का उपदेश भी दिया। क्या करना है बिहारी को, ठीक मार्ग पर चलने का उपदेश, वो भी ऐसे लिख दिया कि एक बार राजा जी को कहा था उन्होंने, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तो चलो भी बाकी सामंतों को भी ठीक मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दे दे मैं, ठीक रहेगा। बाकी उनका कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं, बस अपना जो उनका भोग्यता थी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, खूब पैसा कमाया उन्होंने। हर एक दोहे पे एक असरफी मिलती थी उनको सोने की। तो आप मानिए कि वो असरफी 10 तोले के बराबर होती थी। आज आपको अगर किसी एक दोहे को याद रचने के लिए अगर 10 तोला सोना दिया जाए, तो 10 तोला सोना क्या कॉस्ट होती है, लगभग 8 लाख होती होगी, है ना जी। 80,000 रुपये तोला चल रहा है, तो 10 तोला में तो 8 लाख 70,000 चल रहा होगा, पता ही नहीं, इसे खरीदा ही नहीं है काफ़ी समय से, जो भी है। तो अब देखिए कितना पैसा उनके पास धन था। बिहारी नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से कहते हैं। इनके बहुचर्चित दोहों में यह निपुणता देखी जा सकती है, ठीक है जी। बतरस लालच लाल की, मुरली दरी लुकाई, सोह करे बोहन से देन कहे नट्टा। बातों के लालच, बतरस यानी बातों के लालच में, लाल लला कृष्ण लला की मुरली दरी लुकाए पीछे छिपा ली गई है, सोह करे सुगन खाती है, वहाँ से हंसती है, देने को क्या तो नट जाती है, ठीक है जी। तो ये नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सदे ढंग से करते हैं। तो बिहारी के एक का ऐसे दो हैं जो उनके अनुरागी चित्त की सहज विभक्ति है कि सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन व्यय जात अजो बहे वा जमुना के तीर। सगन कुंज है, अब जहाँ छाया सुखद है, शीतल शीतल हवा चले, मन वहीं जाके बस जाता है और कहता है चलो भाई जमुना जी के तीर चले। लेकिन यह निरंकलरती अलंकृति बिहारी के यहाँ सुलभ नहीं है। वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि है जो उस समय हिंदी और उर्दू साहित्य के सामंतराशित कवियों के यहाँ मिलती है, ठीक है जी। तो ये आपको बिहारी जी पूरे हो गए। यहाँ कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा एक बार और। जैसे आप मुझे कोई व्हाट्सएप पे लिख के देंगे तो मैं बता दूंगा, यहाँ कमेंट कर देना और बस पढ़िए और लोगों को पढ़ाते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसकी जो फर्स्ट हमारा वीडियो है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ही आपकी ये एनसीईआरटी की किताब है, आप उसको पढ़िए। और नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। माँ सरस्वती का जब हम छोटे थे पढ़ते थे कि माँ सरस्वती जितनी, सरस्वती को जितना बांटा जाए, विद्या को जितना बांटा जाए उतनी वो बढ़ेगी। तो बांटिए आप, आपकी अपने आप बढ़ जाएगी, बिना लालच, बिना कोई ऐसा सोचे कि अरे यार कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 99% होती है तैयारी मेहनत और 1% होता है भाग्य दुआएं किस्मत, उसी से लगती है नौकरी। और सबके लिए अच्छा सोचें, अपना अच्छा अपने आप हो जाता है। तो प्रमुख रीति मुक्त कवि के बारे में पढ़ेंगे। रीति सिद्ध तो हमारा पूरा हुआ और रीतिबद्ध तो हमने पहले ही पूरा कर दिया था, अब रीति मुक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट क्लास लेते हैं, मज़ा आएगा।